हेलो एवरीवन। आज अपनी इस क्लास में हम लोग केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये पढ़ा था कि दोनों ही लाइट फेज के प्रोसेस हैं और दोनों में एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है। हाँ, हालांकि ये है कि नॉन साइक्लिक में NADPH2 और ATP दोनों का फॉर्मेशन होता है, जबकि साइक्लिक में केवल ATP का फॉर्मेशन होता है। तो वो किस तरीके से उसका प्रोडक्शन किया जाता है उसकी बात हम करेंगे आज। एक सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, जो पीटर मिशेल ने दिया था, और उनका जो बेसिस था कि किस तरीके से ATP सिंथेसिस हो रही है, वो किस बेसिस पे था? वो था ग्रेडियंट के बेसिस पर। किस बेसिस पर था? ग्रेडियंट के बेसिस पर। ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है बच्चों? ग्रेडियंट होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस। और जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी प्रोटॉन के डिफरेंस पर बेस्ड है। वो डिफरेंस कहाँ पर? आप ये देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक थैलाक्वाइड को मैंने इनलार्ज किया है, तो आप देखिए बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है। बीच में जो खाली जगह है उसमें ये इसको हम ल्यूमेन बोलेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में समझा था और ये देखा था कि ये PS सेकेंड होता है। PS सेकेंड के बगल में यहाँ पर एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जो वाटर की स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद PS सेकेंड। और आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर होंगे। प्लास्टोक्यूनोन होगा, साइटोक्रोम B6F होगा, प्लास्टोसाइनिन होगा और बगल में फिर PS फर्स्ट होगा। और PS फर्स्ट से थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अपर मेम्ब्रेन की तरफ एक और कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा और आपको नाम भी पता है, इसका नाम था NADP रिडक्टेज। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? थैलाक्वाइड का। ये ल्यूमेन होगा, ये मेम्ब्रेन हो गया। और इसी मेम्ब्रेन में यहाँ पर CF पार्टिकल कपलिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम ATP सिंथेस कहते हैं। एक्चुअली ये एंजाइम ही है जो कि ATP बनने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। चलिए, अब इस चारों तरफ आप देखिए, यहाँ स्ट्रोमा, यहाँ स्ट्रोमा, ये सब स्ट्रोमा ही है थैलाक्वाइड के चारों तरफ। इतनी बात क्लियर है? आइए हम बात करते हैं अब प्रोटॉन ग्रेडियंट की। पीटर मिशेल ने बताया था कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को ही यूज़ करके उसकी जो एनर्जी होती है उसी से बनाया जाता है क्या? ATP का मॉलिक्यूल। अब ये देखिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब प्रोटॉन डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर प्रोटॉन डिफरेंस कहाँ होना चाहिए? स्ट्रोमा में प्रोटॉन और ल्यूमेन, थैलाक्वाइड ल्यूमेन में प्रोटॉन में डिफरेंस होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन में डिफरेंस होना चाहिए। हमें एक्चुअली यहाँ पर करना क्या है, इसको हम इस तरह समझेंगे कि ये जो ल्यूमेन है यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? स्ट्रोमा में प्रेजेंट प्रोटॉन के कंसंट्रेशन से। इतनी बात क्लियर है? मैंने क्या कहा कि इस थ्योरी में जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ATP बनाना। और ATP कब बनेगा? जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में स्ट्रोमा के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ल्यूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हमको बढ़ाना है, स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम करना है। अब वो कैसे होता है वो आइए समझते हैं। अब देखिए, जैसे ही PS सेकेंड में के ऊपर ये लाइट, सनलाइट पड़ेगी, तो आपने पढ़ा है कि PS सेकेंड का रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड होगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज कर दिया। मैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज कर दिया। दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज किया होगा तो PS सेकेंड में इलेक्ट्रॉन होल बने होंगे और उसी दौरान यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग हुई होगी। क्या हुई होगी? वाटर स्प्लिटिंग, जिसको मैग्नीज आयन और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स फैसिलिटेट कराता है। तो हुआ क्या होगा यहाँ पर?
अगर हम 2H2O मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और ऑक्सीजन रिलीज हुई होगी इस तरीके से। तो आप देखिए, अगर वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने से प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात, जितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्प्लिट होंगे उतने ही प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ती जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। हाँ, ये आप जानते हो कि इस होल को यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा। ये सब हमने बहुत डिटेल में फोटोफॉस्फोरिलेशन में पढ़ रखा है। ओके, तो अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये रिसीव करता है कौन? प्लास्टोक्विनोन। कौन रिसीव करता है? प्लास्टोक्विनोन। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और है कि प्लास्टोक्विनोन से ही एसोसिएटेड एक और साइटोक्रोम B6F होता है, जो स्ट्रोमा में से 2 प्रोटॉन को अंदर पंप करा देता है। बात समझते रहिएगा। PS सेकेंड ऑपरेट होने के नाते हुआ क्या? वाटर स्प्लिटिंग हुई। वाटर स्प्लिटिंग से 4 प्रोटॉन यहाँ पर आ गए। तो स्ट्रोमा के कंपेरेटिवली अब अगर यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती रहेगी तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ेगी ना, और यहाँ से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड से रिसीव होगा PQ, दैट इज प्लास्टोक्विनोन। और इसी दौरान साइटोक्रोम ने क्या किया? 2 प्रोटॉन को भी अंदर पंप करा लिया। कहाँ से? स्ट्रोमा से। ये यहाँ पर क्या है बच्चों? ये स्ट्रोमा है। ठीक है, स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन को साइटोक्रोम B6 से होता हुआ अंदर हो गया प्रोटॉन। अब आप देखिए, यहाँ पर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 प्रोटॉन। इतनी बात क्लियर है? तो PQ 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को रिसीव करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? PQH2 में। किस में कन्वर्ट हो गया? PQH2 में। फिर उसके बाद क्या होगा? PQH2 2 प्रोटॉन को रिलीज करा देगा ल्यूमेन में और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा देगा, जो साइटोक्रोम B6F से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? प्लास्टोसाइनिन में। ओके, और जो यहाँ पर आप देखिए, अगर प्लास्टोक्विनोन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके 2 प्रोटॉन रिसीव करके अपने आप को PQH2 में कन्वर्ट किया था, और अगर यही PQH2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, 2 प्रोटॉन रिलीज कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लास्टोक्विनोन में। इतनी बात क्लियर है? अब आप देखिए, दूसरे तरीके से भी 2 प्रोटॉन और कहाँ आ गए? ल्यूमेन के अंदर। एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू प्रोटॉन आए थे, और एक कहाँ से आए? PQH2 जब प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट हो रहा था तो उसके नाते 2 प्रोटॉन यहाँ पर ल्यूमेन में आ गए। हालांकि कई सारी बुक्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, उस दौरान स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन को अंदर ले लिया जाता है बाय साइटोक्रोम B6F। लेकिन बेसिक बात यह है कि प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6F दोनों एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड से जो निकल रहे हैं प्लास्टोक्विनोन रिसीव करता है, उसी दौरान 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा से साइटोक्रोम B6 से होते हुए इस प्लास्टोक्विनोन में रिसीव हो जाते हैं, जिससे प्लास्टोक्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? PQH2 में। और देन PQH2 अगेन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिलीज करके प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला हुआ है वो साइटोक्रोम B6 से होता हुआ कहाँ पहुँच गया? प्लास्टोसाइनिन में। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन आया वो कहाँ रिसीव होगा? वो PS फर्स्ट में रिसीव होगा। और अब आप ये भी जानते हो कि PS फर्स्ट भी ऑपरेट होगा, यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, ये एक्साइटेड होगा इसका रिएक्शन सेंटर, और ये भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इतनी बात क्लियर है? और आपको ये भी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रिसीव हो रहा है NADP रिडक्टेज से, और ये जो प्रोटॉन है ये भी यहीं जाके रिसीव होगा, और जिसके नाते यहाँ स्ट्रोमा में प्रेजेंट NADP प्लस कन्वर्ट हो जाएंगे NADPH2 में। ये एसोसिएटेड NADP रिडक्टेज के नाते होगा। तो आपने एक चीज़ और देखा यहाँ पर कि 2 इलेक्ट्रॉन जो PS फर्स्ट से रिसीव हुए
NADP रिडक्टेज के थ्रू NADP प्लस में एक्चुअली यहां पर प्रोटॉन की भी जरूरत है, प्रोटॉन की जरूरत है ना। तो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि ये प्रोटॉन जो है एक्चुअली ये यही वाले प्रोटॉन है, लेकिन इस दौरान यहां पर जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट प्रोटॉन है उनको भी रिसीव कर लिया जाएगा। हालांकि ये बात बराबर हो जा रही है, लेकिन जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज के थ्रू रिसीव होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और स्ट्रोमा से 2 और प्रोटॉन को फ्री फॉर्म में बात करके किस में कर लिया जाता है, NADPH2 में। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये NADP यानी कोएंजाइम जब रिड्यूस हो रही है तो उसने किया क्या, यहाँ पर एक 2 बातें हुई। एक तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और दूसरा फ्री प्रोटॉन को यूटिलाइज कर लिया इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। तो दोबारा समझते हैं हुआ क्या होगा। लाइट एनर्जी PS सेकंड पे फॉल हुई, यहाँ का रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और इसी दौरान PS सेकंड से एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने वाटर की फोटोलिसिस करी, जिससे प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ। हालांकि ये आपको प्रोसेस पता है कि इस इलेक्ट्रॉन होल को फोटोलिसिस ऑफ वाटर से बने हुए इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। एक्चुअली हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें स्ट्रोमा से ज़्यादा प्रोटॉन कंसंट्रेशन डेवलप कराना है, कहाँ पर, ल्यूमेन में, जिससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो सके। वो कई तरीकों से होता है प्रोटॉन का बढ़ना। एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू जो प्रोटॉन निकल रहे हैं उसने ल्यूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। दोबारा PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन से रिसीव होता है। इसी दौरान साइटोक्रोम B6 से होता हुआ 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा से अंदर आता है और ये प्लास्टोक्यूनोन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को रिसीव करके PQH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन PQH2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2 प्रोटॉन रिलीज करके प्लास्टोक्यूनोन में कन्वर्ट हो जाता है और जो 2 प्रोटॉन इसने रिलीज करे हैं वो अल्टीमेटली स्ट्रोमा में पहुंचते हैं और जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ PS फर्स्ट में आ जाता है। PS फर्स्ट में भी लाइट पड़ रही है, इसका भी रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर देगा कौन, NADP प्लस। और आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में बताया गया था कि NADP प्लस को केवल इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, प्रोटॉन की भी जरूरत होती है। हालांकि ये यही वाले प्रोटॉन होंगे जो यहाँ पर रिसीव होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम ये समझेंगे कि NADP प्लस PS सेकंड फर्स्ट से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और स्ट्रोमा से एक पेयर ऑफ प्रोटॉन को ले लेता है। अगर पेयर ऑफ प्रोटॉन को इसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया और बना दिया NADPH2, तो व्हाट विल हैपन, हुआ क्या यहाँ पर यह हुआ कि इस प्रोसेस के नाते स्ट्रोमा में फ्री प्रोटॉन की कंसंट्रेशन अब कम हो गई। कम हुई कि नहीं भाई, ये 2 प्रोटॉन को रिसीव करा लिया गया तो फिर स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हुई कि नहीं, फ्री प्रोटॉन की। तो फिर अगर यहां पर कम हो रही तो ऑटोमेटिकली यहां पर बढ़ेगी। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह से प्रोसेस होता रहेगा और आप एक समय में देखोगे कि यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहां पर, ल्यूमेन और स्ट्रोमा में प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है जबकि ल्यूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यह बात समझ में आ रही है। आपने देखा ना, यहां पर 3 तरीकों से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया गया ल्यूमेन में। एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू, और दूसरा कब हुआ, जब PQH2 प्लास्टोक्यूनोन में कन्वर्ट हो रहा है तब प्रोटॉन आ रहा है। और तीसरा तरीका क्या था कि जब NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा था तो स्ट्रोमा से 2 फ्री प्रोटॉन को यूटिलाइज कर लिया गया। तो कुल मिला के तीनों स्टेप से हो क्या रहा है, स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो रही है जबकि ल्यूमेन में बढ़ रही है। अब आप देखिए, इस पूरी यूनिवर्स का ये रूल है कि डिफरेंस को मिनिमाइज किया जाता है। जो चीजें जहां पर ज्यादा होती हैं वो ऑब्वियसली कम की तरफ मूव करती हैं। सिमिलरली यहां पर ऐसा होगा कि आप देखिए यहां पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्ट्रोमा में कम हो गई है। तो इस डिफरेंस, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को मिनिमाइज करने के लिए हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन मूव करेंगे टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन रीजन। और कब तक ये मूवमेंट होगा, जब तक वहां पर कंसंट्रेशन बराबर न हो जाए। तो इस तरीके से जब ये ल्यूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो यहां से ये प्रोटॉन इस तरीके से मूव करेगा थ्रू ATP सिंथेज एंड CF पार्टिकल। दरअसल ATP सिंथेज का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक्चुअली करता क्या होगा, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को
और इनऑर्गेनिक फास्फेट को बाइंड करा करके क्या बनाता होगा, एटीपी। और आपको पता है कि एटीपी में एक नए फॉस्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसके लिए एनर्जी इनपुट चाहिए। तो जब ये प्रोटॉन मूव कर रहा होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो एनर्जी रिलीज करेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब मिनिमाइज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। और यहाँ पर भी यही होगा, ल्यूमेन से जब प्रोटॉन एटीपी सिंथेसिस से होते हुए स्ट्रोमा में आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, और इसी एनर्जी को यहाँ पर यूटिलाइज करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा। तो ये हो गया एटीपी फॉर्मेशन। आपको यहां पर क्या समझना था, प्रोटॉन ग्रेडियंट। मैंने आपसे क्या बताया था अभी, इस पूरे कंसेप्ट को समझने के पहले आप इतने बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है। हमें स्ट्रोमा के कंपैरेटिवली ल्यूमेन, थैलाक्वाइड ल्यूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को ज्यादा करना है, जिससे स्ट्रोमा और ल्यूमेन के अंदर, मतलब इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाए। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा तो उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए ल्यूमेन से बाहर निकलेंगे कौन, प्रोटॉन, और उस एनर्जी को रिलीज करेंगे, और उसी एनर्जी को यूज करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन कर देंगे। एक बार जल्दी मैं फिर से बताता हूं, केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस में क्या होगा, जब पीएस सेकंड पे लाइट पड़ेगी तो इसका रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट होगा, साथ साथ फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू प्रोटॉन बन रहे हैं और वो ल्यूमेन में आ रहे हैं। पीएस सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन में रिसीव होगा, और इसी दौरान साइटोक्रोम B6 से होता हुआ 2 प्रोटॉन अंदर ले लिया जाएगा स्ट्रोमा से, और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को रिसीव करके प्लास्टोक्यूनोन बन जाएंगे PQH2। अगेन PQH2 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, 2 प्रोटॉन को रिलीज करेंगे, अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे प्लास्टोक्यूनोन में। और जो इस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो भी स्ट्रोमा में आ रहा है। 2 तरीके से आपने देखा स्ट्रोमा में, ल्यूमेन में आ रहा है, और 2 तरीके से आपने देखा कि ल्यूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जैसे ये प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड में फर्स्ट में पहुंचता है तो ये रिसीव कर लिया जाता है बाई NADP प्लस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ NADP रिडक्टेज, और इस दौरान 2 फ्री प्रोटॉन को स्ट्रोमा से भी लाया जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को यूज करके NADP प्लस क्या बना लेता है, NADPH2। तो 3 तरीकों से आपने देखा कि स्ट्रोमा से ज्यादा ल्यूमेन में प्रोटॉन बन रहा है और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को मिनिमाइज करने के लिए एटीपी सिंथेसिस से होता हुआ ये प्रोटॉन बाहर आएगा, स्ट्रोमा में आएगा, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वही यूटिलाइज कर ली जाएगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को यूटिलाइज करके कंबाइन करा के एटीपी बनाने में। तो आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।